सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज के इस वीडियो में क्लास 9th मैथ का जो हमारा न्यू बुक आया गणित मंजरी, उसका जो हमारा चैप्टर 7 है, द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। आज हम उसका एक्सरसाइज 7.2 करेंगे इस वीडियो में कवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ टीचर मिक्सेस अ लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रैंडमली सेलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ 30 स्वीट्स। क्या कह रहा है, एक टीचर है जिसने ना एक लार्ज बैग है स्वीट्स का, उसमें से ना कुछ मिठाइयाँ रैंडमली उठाई। ठीक है, रैंडमली मतलब बिना देखे उठाना। ठीक है, एक जैसे कि आपको मैं एक मिठाई का डब्बा दूं, बोलूं है ना रैंडमली उठाओ, तो आप है ना उसमें बिना देखे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा साइज है, ठीक है, वो बिना देखे ना आपने एक रैंडमली कोई मिठाइयाँ उठा ली बिना देखे। ठीक है, सोच के नहीं उठाया कि कौन सी उठानी मुझे। ठीक है, तो रैंडमली का मतलब वो होता है। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, एक लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स में से डिफरेंट डिफरेंट कलर की मिठाइयाँ उठाई। कैसे उठाई, रैंडमली उठाई। और कितनी उठाई, 30 मिठाई उठाई। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने उसमें काउंट किया ना कि सारे कलर की मिठाइयाँ कितनी कितनी है, तो उसको पता लगा टीचर को कि जो रेड स्वीट्स है ना कितनी है, 10 है। जो ग्रीन स्वीट्स है ना वो कितनी है, 8 है। जो येलो स्वीट्स है ना वो कितनी है, 7 है। और जो ब्लू स्वीट्स है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, इतना समझ में आ गया ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स मतलब समझ रहे हो ना, एक बड़ा सा पैकेट है स्वीट्स का, उसमें से 30 स्वीट्स को उठा के अलग से रखा गया, रैंडमली उठा के रखा गया। ठीक है, किसी टीचर ने उठाया। फिर इसमें से ना काउंट करने के बाद ये हमारे पास डाटा आया। ठीक है, अब हमारे पास पहले पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करो, जो हमने रैंडमली उठाई है ना मिठाई, किसमें से, सैंपल में से, पूरे सैंपल में से, वो क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। जैसे हमने 30 मिठाइयाँ रैंडमली उठाई थी ना, तो हमारे पास सैंपल ऑफ 30 स्वीट्स है अब, है ना, क्योंकि हमें इसका डाटा पता है। देखो ये 10 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है। इनको आप जोड़ोगे ना टोटल 30 स्वीट्स आएंगे। तो 30 स्वीट्स का डाटा हमें पता है। तो इसी सैंपल में से बताओ, जो हमने इसमें से हम अगर एक कोई रैंडमली मिठाई उठाएंगे ना, तो वो ग्रीन होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वेश्चन समझ में आया। देखो ये जो लार्ज बैग में से जो हमने 30 मिठाइयाँ अलग निकाली है ना, आप क्या कह रहे हैं, एक बच्चा आया, उसने उसमें से ना एक मिठाई उठाई, रैंडमली उठाई है। ठीक है, अब उसके ग्रीन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करो, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हैं, 30 है ना, सैंपल का स्वीट्स। ठीक है, सैंपल ऑफ स्वीट्स हमारे पास कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट्स कितने हैं, नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट्स इन सैंपल कितने हैं, देखो कहाँ पे ग्रीन, ये रहा ग्रीन, कितने हमारे पास, 8 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते थे, तो किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, ग्रीन मिठाइयाँ की चाहिए, ग्रीन मिठाइयों की चाहिए, ग्रीन स्वीट्स की चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर जितनी ग्रीन स्वीट्स हैं वो लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स या सैंपल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, या इसके लिए आप सैंपल भी लिख सकते हो। ठीक है, नीचे टोटल नंबर आएगा, ऊपर जिसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसकी संख्या कितनी है वो आएगी। ठीक है, तो ग्रीन स्वीट्स कितनी है हमारे पास, इधर ये है ग्रीन स्वीट्स हमारे पास, इधर कितनी है, 8 है ना, तो 8 लिख दो। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है हमारे पास, 30 है ना, तो 30 लिख दो। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, देखो 2 4 जा 8, 2 15 जा 30। ठीक है, तो 4 अपॉन में 15 आ गया। अब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो 4 अपॉन में 15 आ गया। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा, मतलब बीच में ही नंबर आएगा कोई, क्योंकि हमने पढ़ा था ना जो प्रोबेबिलिटी है ना, कभी भी किसी की 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा उन्हीं के बीच में रहेगी, या 0 या 1 हो सकती है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा ठीक ही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आ रही है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले पार्ट का आंसर। अब हम इसके दूसरा पार्ट देखते हैं। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ देयर आर 600 स्वीट्स इन द टोटल इन द लार्ज बैग, एस्टिमेट हाउ मेनी आर लाइकली टू बी येलो बेस्ड ऑन द सैंपल रिजल्ट्स। क्या कह रहा है, जो ऊपर हमने लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स की बात करी थी ना, तो कह रहे हैं यहाँ पे यदि
मान लो कि जो जो लार्ज बैग है ना उसके अंदर टोटल 600 स्वीट्स हुई, तो एस्टिमेट करो, अनुमान लगाओ, ठीक है, क्या उसमें जो येलो मिठाई है ना वो कितनी होगी। इस 600 स्वीट्स टोटल में से येलो मिठाई कितनी हो सकती है, किस बेस पे, सैंपल रिजल्ट के बेस पे। जो हमने 30 स्वीट का जो सैंपल लिया था ना, उस सैंपल रिजल्ट के बेस पे ये पता लगाओ कि 600 स्वीट्स में से येलो की कितनी मिठाइयाँ हैं, येलो कलर की। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे है ना, इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें सैंपल रिजल्ट का यूज करके बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ, जो नीचे जो हमारे पास सेकंड पार्ट में है ना 600 स्वीट्स, इसमें जो येलो मिठाई का जो रेशियो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, इस सैंपल में जो येलो स्वीट्स है ना उसका रेशियो के बराबर है। मतलब यहाँ पे येलो स्वीट्स और यहाँ पे येलो स्वीट्स का जो प्रोपोर्शन है ना वो आपस में क्या बराबर है। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे येलो स्वीट्स का रेशियो, मतलब सैंपल में येलो स्वीट्स का रेशियो और ये टोटल 600 स्वीट्स में से येलो मिठाई का रेशियो क्या आपस में बराबर है। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि इन दोनों का रेशियो बराबर होना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो सैंपल है, सैंपल में कितनी मिठाइयाँ येलो है, 7 मिठाइयाँ येलो है, कितने में से, 30 में से, है ना। और इसका रेशियो किसके बराबर होगा, यहाँ पे जितनी येलो मिठाई है उसके रेशियो के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी येलो मिठाई है हमें नहीं पता, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कितने में से बतानी है, 600 में से। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर कितनी थी वो लिखी थी, यहाँ पे हमें नहीं पता, नीचे हमने टोटल लिखा था, यहाँ पे भी हमने टोटल लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना कि कितनी येलो मिठाई है, वो हम कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे 7/30 का 7/30, इस 600 को हम वहां ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी नंबर ऑफ मिठाई है वो आ जाएगी ना, कैसे, इसका रेशियो निकालो और मल्टीप्लाई कर दो 600 से, तो हमारे पास येलो मिठाई का एस्टिमेशन आ जाएगा। ठीक है, कि 600 स्वीट्स में से कितनी येलो मिठाइयाँ हैं वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 600 क्यों मल्टीप्लाई किया, वो अगर आपको क्वेश्चन सोल्व कराता ना पहले तो आपको ये डाउट आता, इसलिए मैंने आपका पहले डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पे हम 600 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे आपको पहले ही समझा दिया। ठीक है, तो अगर अब मैं जब 600 मल्टीप्लाई करूंगा तो आप ये समझ लेना कि हमने क्यों किया। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है, 600 है। ठीक है, और नंबर ऑफ येलो स्वीट्स कितनी है हमारे पास, तो नंबर ऑफ येलो स्वीट्स कितनी है हमारे पास सैंपल में, देखो 30 स्वीट्स का जो सैंपल था ना उसमें हमारे पास नंबर ऑफ येलो स्वीट्स कितनी थी, 7 थी ना। ठीक है, यहाँ पे ना आप ऐसे लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इन सैंपल, क्योंकि हमें सैंपल के बेस पे बताना है ना, तो पहले हम सैंपल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हमारे पास 30 स्वीट्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास येलो मिठाइयाँ की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, येलो स्वीट्स की, देखो तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ येलो स्वीट्स इन सैंपल। ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इन सैंपल। ठीक है, तो जितना हमें चाहिए वो ऊपर लिखेंगे और कितना है टोटल वो हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो स्वीट्स आ जाएगी। ठीक है, तो कितना है येलो स्वीट्स, 7 है सैंपल में से, टोटल स्वीट्स कितना है सैंपल में, 30 है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो स्वीट्स आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो स्वीट्स आ गया। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। अब इस सैंपल के बेस में हमें क्या बताना है कि 600 स्वीट्स में से कितनी येलो स्वीट्स होंगी उसका अनुमान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि हमारे पास एस्टिमेटेड येलो स्वीट्स कितनी होंगी 600 स्वीट्स में से, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितनी होंगी। देखो 7/30 मल्टीप्लाई में 600, ये कैसे आया था अभी आपको पता है, बताया था ना मैंने, 600 हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, जितना रेशियो यहाँ पे था उस उतना ही रेशियो कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए येलो मिठाई का 600 में से, तो यहाँ पे हमने 600 को इधर मल्टीप्लाई में ले आया था ना, अभी मैंने आपको समझाया था, आपको याद हो तो देखो ये रहा, यहाँ पे हमने 600 मल्टीप्लाई किया था, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, 27 जा 140। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी मिठाइयाँ हो जाएगी, 140 येलो स्वीट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ अब बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पर।
अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सर्वे इज कंडक्टेड एट अ स्कूल वेयर अ रैंडम सैंपल ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट क्लब, द रिस्पॉन्सेस आर। क्या कह रहा है, एक सर्वे को कंडक्ट किया गया, ठीक है। जो सर्वे वाला जो डाटा होता है वो क्या होता है, स्टैटिकल डाटा होता है ना, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, ठीक है। तो एक स्टैटिकल डाटा आया हमारे पास यहाँ पे नीचे, ठीक है। एक सर्वे को कंडक्ट किया एक स्कूल के अंदर, जहाँ पे ना रैंडमली कितने बच्चों को लिया, 40 बच्चों को लिया और उनसे क्वेश्चन पूछे कि उनका जो फेवरेट क्लब है ना, कौन सा फेवरेट क्लब है, ठीक है। उन 40 स्टूडेंट के सैंपल में से हमारे पास क्या क्या रिस्पॉन्स आए। जो 14 स्टूडेंट्स है ना, उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो फेवरेट है वो क्या है, साइंस क्लब है। 11 स्टूडेंट्स ने बोला हमारा जो फेवरेट है ना, आर्ट्स क्लब है। 9 स्टूडेंट ने बोला हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स क्लब है, और 6 स्टूडेंट ने बोला हमारा जो फेवरेट है डिबेट क्लब है, ठीक है। इतना समझ में आ गया जो डाटा दे रखा है। अब क्या कह रहा है, एज्यूम करो देर आर 800 स्टूडेंट्स इन द होल स्कूल। पूरे स्कूल में ना कितने बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं, ठीक है। इतना एज्यूम करके चलना है हमें। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, what is the probability that a randomly chosen student from the sample prefers the arts club। क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि हमने ना इन सैंपल में से, सैंपल में कितने स्टूडेंट थे, टोटल 40 स्टूडेंट थे। इन 40 स्टूडेंट में से ना हमने रैंडमली एक बच्चे को लिया और उनसे पूछा कि तुम्हारा वो क्या है, फेवरेट क्लब क्या है, ठीक है। तो ऐसे कितने, मतलब उसका जो प्रोबेबिलिटी है ना, क्या होगा कि वो जो बच्चा बोले आर्ट्स क्लब है मेरा फेवरेट, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो बच्चा आर्ट्स क्लब को प्रीफर कर रहा है या फेवरेट है उसका, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना। 40 बच्चे में से किसी भी एक बच्चे को पूछो कि आपका फेवरेट क्लब है क्या है, ठीक है। तो उसके आर्ट्स क्लब का फेवरेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास कितने हैं इधर, 40 स्टूडेंट्स की है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आर्ट्स क्लब में कितने हमारे पास, देखो आर्ट्स क्लब कहाँ है, ये रहा 11 स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास, आर्ट्स क्लब में 11 है, ठीक है। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्ट्स क्लब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, देखो जब भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जो चीज हमें पूछ रहा है किसकी चाहिए प्रोबेबिलिटी, आर्ट्स क्लब की चाहिए ना, तो उसमें कितने बच्चे हैं, ठीक है। और अपॉन में टोटल बच्चे लिख दो, टोटल सैंपल का बच्चा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स क्लब, अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सैंपल, तो लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो आर्ट्स क्लब में कितने बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं सैंपल के, 40 बच्चे हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आर्ट्स क्लब की, कि वो जो बच्चा है ना, मतलब कितनी संभावना है कि वो आर्ट्स क्लब उसका फेवरेट हो। तो 11 अपन में 40 उसकी संभावना है कि जो बच्चा हमने रैंडमली चूज किया है वो आर्ट्स क्लब उसका फेवरेट हो, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हमसे अगले पार्ट पर, सेकेंड पार्ट पर। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, यूजिंग द सैंपल रिजल्ट्स एस्टिमेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द होल स्कूल आर लाइकली टू प्रीफर द स्पोर्ट्स क्लब। देखो अभी हमने जो पहला का जो सेकंड पार्ट किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट किया था, सिमिलर ऐसा ही है सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, सैंपल रिजल्ट का यूज करो, जो 40 स्टूडेंट है ना उन सैंपल का यूज करो और अनुमान लगाओ, ठीक है। अनुमान लगा कैलकुलेट करो कि कितने स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में जिनको क्या जो क्या प्रेफर करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स क्लब उनका फेवरेट है, ये प्रीफर करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया ना, सिमिलर ऐसे हमें ये करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें सैंपल रिजल्ट के बेस पे स्पोर्ट्स क्लब का क्या रेशियो है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब इन सैंपल, सैंपल में स्पोर्ट्स क्लब के कितने बच्चे हैं, देखो स्पोर्ट्स क्लब के कितने बच्चे हैं, 9 स्टूडेंट है, ठीक है। तो हमें सैंपल के बेस पे बताना है ना, तो सैंपल का हम पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, स्पोर्ट्स क्लब का सैंपल का यूज करके हम पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे थे स्पोर्ट्स क्लब में सैंपल में,
सैंपल कितने बच्चों का लिया था हमने, 40 बच्चों का लिया था ना। यहाँ पे आप यही लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सैंपल कितने थे, 40 थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब क्या आ जाएगा, कि कितने बच्चे स्पोर्ट्स क्लब प्रीफर कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी सैंपल के बेस पे। देखो कैसे निकालेंगे, जितने बच्चे चाहिए स्पोर्ट्स क्लब में वो ऊपर लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब इन सैंपल। ठीक है, पोन में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सैंपल। ठीक है, तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 9 है, कितने में से, 40 में से। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया, पहले जो सैंपल दे रखे ना, सैंपल में कितने स्पोर्ट्स क्लब को प्रीफर करते हैं उसका रेशियो आ गया। अब हमें 800 में से बताना है, क्योंकि पूरे स्कूल में कितने बच्चे थे, पूरे स्कूल में कितने बच्चे थे, 800 थे ना। यहाँ पे पहले क्वेश्चन के पहले लिखा था, पहले मतलब जो पहला पार्ट था ना उसके पहले लिखा था ना, एज्यूम देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन द होल स्कूल। ठीक है, तो हमें टोटल स्कूल में जितने बच्चे हैं ना उनका बताना है हमें, क्या कि कितने बच्चे स्पोर्ट्स क्लब को प्रीफर करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने। ठीक है, पूरे 800 बच्चे में से कितने बच्चे स्पोर्ट्स क्लब को प्रीफर करते हैं वो हमें बताना है। तो किस बेस पे बताना है, पहले वाले सैंपल जो हमने किया था ना 40 स्टूडेंट का, उनके रिजल्ट के बेस पे हमें ये बताना है। तो हमने उसका जो रेशियो तो निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, जो 800 बच्चे हैं ना उसमें कितने बच्चे होंगे उसका भी हम रेशियो निकाल लेते हैं। हमने पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसमें देखा था ना कि दोनों का रेशियो हम इक्वल मान के हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे पहले कितने थे, 9 बच्चे थे स्पोर्ट्स क्लब में, टोटल कितने थे, 40। ठीक है, अब टोटल तो 800 हो गए। ठीक है, लेकिन है कितने वो नहीं पता। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का रेशियो हम बराबर रख देते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कि कितने बच्चे स्पोर्ट्स क्लब को प्रीफर करते हैं 800 बच्चों में से। अब इस 800 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बच्चे आ जाएंगे, 800, मतलब पूरे स्कूल में कितने बच्चे स्पोर्ट्स क्लब को प्रीफर करते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, एक्स इधर यही है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रीफर द स्पोर्ट्स क्लब इन द होल स्कूल, पूरे स्कूल में कितने बच्चे प्रीफर कर रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब को, वो हम कैसे निकालेंगे, इस सैंपल को लो, जो हमने सैंपल में जो सैंपल के बेस पे जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाले ना स्पोर्ट्स क्लब की, उसको लो और उसको 800 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स क्लब को प्रीफर कर रहे हो। अब इसको इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 29 जा 180, तो 180 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो स्पोर्ट्स क्लब को प्रीफर कर रहे हैं। और ये हमने कैसे बताया, पहले वाले जो सैंपल लिया था हमने उसके सैंपल के बेस पे हमने ये बताया आंसर। ठीक है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है लेकिन एस्टिमेशन हमारा आसपास का अप्रोक्स वैल्यू है, कितने बच्चे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का वो भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टॉस अ कॉइन 20 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट्स ईच टाइम। क्या कह रहा है, एक कॉइन को लो और 20 टाइम क्या करो, टॉस करो। ठीक है, और रिकॉर्ड करो कि आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, हेड आ रहा है या टेल आ रहा है हर बार। ठीक है, तो मैंने ना कॉइन लिया घर पे और उसको टॉस किया 20 टाइम्स, तो यहाँ पे मेरे कुछ कुछ रिजल्ट्स आए, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या हमारे पास रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, जो जो हमारे पास आउटकम्स आए। ठीक है, तो 20 टाइम मैंने टॉस किया कॉइन को तो मेरे पास ये रिजल्ट आए, टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड टेल, मतलब टी मतलब टेल है इधर और एच मतलब हेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटकम्स आए। अब हमारे हमारे पास है ना, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, पहले पार्ट में हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट हेड्स। ठीक है, और ये जो आउटकम्स है ना चेंज हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये मैंने अपना खुद से टॉस किया तो मेरे पास ये आउटकम्स आए। आप भी घर में टॉस करोगे तो आपके पास भी कुछ आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको खुद से भी ट्राई कर सकते हो या ये सैंपल भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो देखो हमारा हमें कितने हेड मिले इसमें, देखो कितने टाइम्स हेड मिले, देखो एक हेड, दो हेड,
3 हेड, 4 हेड, 5, 6, 7, 8 और 9। कितनी बार हेड आया? 9 बार हेड आया, 9 हेड्स। ठीक है, आप ऐसे लिख देना। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट टेल्स? कितनी बार आपको टेल मिला? हमने कितनी बार रिकॉर्ड किया? 20 टाइम रिकॉर्ड किया ना, जिसमें से 9 टाइम हमारे पास क्या हेड आया, तो 11 टाइम क्या आएगा हमारे पास? टेल ही आएगा ना, 11 टेल्स आया। ठीक है, या ऐसे इसके लिए ना 11 टाइम आया, 11 टाइम टेल्स, 9 टाइम हेड्स। ठीक है, अब क्या निकालना हमें? कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। हेड्स के आने की कितनी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट। देखो, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बिना एक्सपेरिमेंट के वैल्यू निकालो, है ना। तो वही कह रहे हैं, हेड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो निकालो। ठीक है, तो देखो इधर हमारे पास नंबर ऑफ हेड कितने हैं? नंबर ऑफ हेड्स इन एक्सपेरिमेंट कितने हैं हमारे पास? देखो यहाँ पे 9 है ना। और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितना था टाइम? 20 टाइम हमने क्या किया? रिकॉर्ड किया ना। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आउटकम कितने हैं? 20 आउटकम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास? 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स कैसे निकालेंगे? देखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा वैसे निकालनी है, जो चीज हमें चाहिए वो ऊपर लिखो और नीचे टोटल लिखो। क्या चाहिए हमें? हेड चाहिए ना, तो हेड क्या लिखना है? ऊपर लिखना है हमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और ये आउटकम्स है ना 20 ही रहेंगे। ये तो नहीं कि आपका एक बार भी कुछ नहीं आया होगा, बीच में खड़ा हो गया होगा हेड और टेल के बीच में, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि कॉइन का वेट इतना पतला होता है कि वो बीच में नहीं खड़ा हो पाता है, वो भी टॉस करने पर, है ना। तो देखो, एक्सपेरिमेंट में हमारे पास हेड कितना आया? 9 आया। टोटल आउटकम हमारे पास कितना है? 20 है। तो 9 अपॉन में 20 क्या हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर हो गया। अब इसका जो हमारा अगला पार्ट है ना, वो देखते हैं। अब देखो, जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या कह रहा है? इफ यू टॉस द कॉइन वंस मोर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स? ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब अगर आप एक और बार कॉइन जब टॉस करोगे, तो बताओ वो जो कॉइन आपने टॉस किया एक और बार, उसमें टेल के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी वो बतानी है आपको, है ना। तो देखो, हम जब भी कभी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स क्या कह सकते हैं? तो आउटकम्स हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं? एक तो हेड आ जाए या एक टेल आ जाए। हमें यहाँ पे एक ही बार उछालने की बात करी ना, तो हमारे पास आउटकम क्या कह सकते हैं? हेड आ जाए या टेल आ जाए, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है टेल के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, टेल कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। आउटकम्स हमारे पास कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं ना। तो 2 आउटकम्स है हमारे पास। तो इधर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? टेल के आने की। जब हम कॉइन को एक बार उछालेंगे तो टेल के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? बताओ, हेड आएगा या टेल आएगा? तो टेल एक ही बार आ सकता है, दो दो बार में से, दो टाइम में। मतलब आउटकम्स तो हमारे पास 2 हो सकते हैं, लेकिन टेल उसमें से कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा उनमें से। ठीक है, आपने देखा होगा ना। देखो, जब भी हम कोई एक कॉइन है उसको हम टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 2 हैं। कौन कौन से? एक तो आउटकम है हेड आने की, और एक आउटकम है टेल आने की। तो टेल कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है, एक बार उछालने पे। एक बार टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। तो टेल की पूछ रहे, तो टेल कितनी बार आएगा? एक ही बार आ सकता है। और नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2। तो हमारे पास ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये है ना, फोर्थ क्वेश्चन भी एक्सपेरिमेंट वाला ही क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है। यहाँ पे भी है ना, आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? टॉस अ पेपर कप इनटू द एयर 100 टाइम्स। एक पेपर कप लो, ठीक है, जिसमें आप कभी ऑरेंज जूस या बाहर आपने पिया होगा, लेमनेड, है ना, ये सब पिया होगा ना। वही जो पेपर कप होता है ना, उसको है ना 100 टाइम क्या करो? हवा में टॉस करो। ठीक है ना। टॉस करने के बाद ना हर बार क्या करो? रिकॉर्ड करो कि आपके पास क्या रिजल्ट आया। जो कप बॉटम पे लैंड कर रहा है, ठीक है, जहां से आप पीते हो ना उसके ऊपर लैंड कर रहा है। अपसाइड डाउन ऑन स्टॉप, जिसको हम सीधा खड़ा रखेंगे तो स्टॉप पे लाई कर रहा है, या साइड में मतलब गिर गया, लेटा हुआ लाई कर रहा है। ठीक है, तो कैसे कप लैंड किया उसकी, उसको रिकॉर्ड करो
और हमें क्या करो, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बताओ इन तीनों के लिए। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना। एक पेपर कप लो, 100 टाइम टॉस करो और हर केस को ना, हर टाइम रिकॉर्ड करो, हर टॉस को, कि वो कितनी बार बॉटम पे लैंड किया, टॉप पर लैंड किया या साइड पे लैंड किया, साइड वाइज मतलब लेटा हुआ। ठीक है, और उनकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ही बताएंगे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ना एक्सपेरिमेंट किया और पता लगाया कि जो है ना बॉटम पे कितनी बार लैंड किया, वो 6 टाइम लाइक किया। ठीक है, और टॉप पे कितनी टाइम, 16 टाइम्स। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बेस है ना, तो आप इसका डाटा चेंज भी हो सकता है आपके हिसाब से। ठीक है ना, तो आप घबराना मत कि मेरा जो आंसर है ना सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो कप लैंड ऑन इट साइड 78 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये एक एक्सपेरिमेंट से हमारे पास आया कि जो बॉटम पे कितनी बार कप लैंड किया, 6 टाइम्स, टॉप पे 16 टाइम्स और साइड पे 78 टाइम्स। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आउटकम कितने थे, 100 टाइम्स थे ना, 100 हो जाएगा इसके आउटकम्स। हमने 100 बार किया ना परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, तो इसके आउटकम्स कितनी बार आएंगे, 100 टाइम्स आएंगे। आप इसको प्लस भी करोगे तो वही है, देखो 78 प्लस 6 84, 84 प्लस 6 90 प्लस 10 100, है ना। देखो हमें क्या निकालना है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके लिए, जो हमारा जो कप है ना बॉटम पे लैंड किया उसके लिए प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो, तो नंबर ऑफ टाइम इट लैंड्स ऑन बॉटम कितना आएगा, बॉटम पे कितनी बार लैंड किया, 6 टाइम, अपॉन में क्या था, टोटल टोटल टाइम्स 100। ठीक है, उसको डिवाइड कर लो, 2 3 6 2 50 जा 100, तो 3 अपॉन में 50 क्या देगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ऐसी किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, जो कितनी बार जो कप है ना टॉप के ऊपर लैंड किया। ठीक है, तो कितनी बार किया, 16 टाइम किया, अपॉन में टोटल टाइम 100। इसको भी फर्दर डिवाइड कर लो, 2 8 जा, या 4 से कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, तो क्या देगा, 4 अपॉन में 25 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे हम अगर कितनी बार साइड पे लाई करेगा उसके लिए प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कैसे बताएंगे, कितनी बार साइड पे वो लैंड किया 78 टाइम्स, वो ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल टाइम्स। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 50 जा 100, तो 39 अपॉन में 50 आ गया एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों क्वेश्चन के लिए आंसर्स होंगे। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमने तीनों पार्ट के लिए निकाल लिया। ठीक है, तीनों के लिए हमने असाइन कर दिया कि इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है ना, तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो आपको बस ये डाटा चाहिए था, आप डाटा इधर से भी ले सकते हो या अपना परफॉर्म करके भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखो क्या कह रहे हैं 5th क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ फेयर 6 साइडेड डाई। एक डाई लिया जो कि मतलब एक फेयर 6 साइडेड डाई है। फेयर मतलब क्या हुआ, एक संतुलन वाला डाई, कि ये नहीं कि हर बार ऐसा डाई बनाया गया कि वो हर बार 6 ही दे रहा है ना। तो कोई चीटिंग के लिए करते हैं ना, बनवाते हैं डाइस की एक ही नंबर दे बार बार। ठीक है, तो वैसा डाई नहीं है। ठीक है, फेयर वाला डाई है। ठीक है, तो 6 साइडेड डाई है, तो इसके जो आउटकम्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या देंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना। कौन कौन से होता है आउटकम्स, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। यही हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने आएंगे, 6 साइडेड डाई को रोल करने पे 6 आएंगे। ठीक है, और इवन नंबर हमारे पास कितने आएंगे, इवन नंबर कम्स कितनी बार आएंगे, देखो एक तो इवन नंबर ये रहा, 2 4 6, इन तीनों में से कोई भी एक इवन नंबर आ सकता है। मतलब कितने नंबर के आने की चांस है, 3 नंबर के आने की चांस है इवन नंबर में। कौन कौन से, 2 4 और 6, कितने नंबर है, 2 4 6, 3 नंबर है ना इवन नंबर, तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, कितने इवन नंबर है हमारे पास, मतलब एक डाई है ना, उसमें कितने इवन नंबर आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। और टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, वो नीचे लिख दो। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ना कि एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना, थ्योरेटिकल हिसाब से, मतलब अपने आइडिया के नॉलेज के हिसाब से क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 5th क्वेश्चन खत्म हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सपोज यू रोल आ 6 साइडेड डाई
12 टाइम्स एंड गेट अ थ्री टाइम्स। क्या कह रहा है, आपने ना एक 6 साइडेड वाला जो डाई है ना 12 टाइम रोल किया और उसमें है ना 3 बार क्या पाया, थ्री थ्री पाया। मतलब 12 बार है ना, एक डाई को आप रोल करो, आपके पास है ना 3 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। ठीक है, तो देखो हमें अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बताओ किसके आने की, 3 के आने की। ठीक है, एक डाई को रोल करने पे 3 आ रहा है, उसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट का एक केस दे रखा है कि हमने ना 12 टाइम एक डाई को रोल किया तो 3 है ना कितनी बार आया, 3 बार आया। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगा, आप ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ टाइम्स 3 कम्स। कितनी बार आया 3, 3 बार आया है ना। और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स अ डाई रोल, कितने नंबर ऑफ टाइम्स को डाई को रोल किया गया, 12 टाइम्स है ना। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 के आने की। ठीक है, तो जितना आया वो ऊपर लिखो, अपॉन में टोटल लिखो, जितनी बार हमने 3 लाया उतना ऊपर लिखना है, और जितनी बार हमने टॉस किया मतलब या रोल किया वो में नीचे लिखना है टोटल। 3 1 3, 3 4 12, 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। इसको अगर फर्दर डिवाइड करोगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 के आने की। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट है अब हम वो देखते हैं। अब देखो जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 3। यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना क्योंकि हमें थ्योरेटिकल बताना है ना। देखो तो 3 के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो बताओ। तो देखो एक डाई को रोल करने पे कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास, 6 हो सकते हैं ना। अभी हमने देखा अभी तक कौन कौन से, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें से 3 कितनी बार आएगा, एक ही बार आ सकता है ना, क्योंकि 6 में से 3 कितने बार आने की चांस है, एक ही बार आने की चांस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ 3 हमारे पास इधर कितने हैं, 1 है, तो हमारे पास इधर फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना 0.166 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, इतना कुछ आता है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए ये आ जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, वाई माइट दीज प्रोबेबिलिटीज बी डिफरेंट। ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी निकाली 3 के आने की वो डिफरेंट क्यों आई है। वट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ यू रोल द डाई 60, 600 और 6000 टाइम्स। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या होने की एक्सपेक्ट करते हो जब आप एक डाई को 60, 600 और 6000 टाइम्स रोल करोगे, तब 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये पूछ रहे हैं। पहले तो हम ये बताते हैं कि डिफरेंट क्यों आई है। देखो पहले पार्ट में हम जब हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकाली 3 के आने की, वो क्या आई, 0.25 के इक्वल आई है ना। और दूसरे पार्ट में हमने जब 3 के आने की जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकाली वो कितनी आई, 0.16 के इक्वल आई है ना, 0.16 के इक्वल आई। ये डिफरेंट क्यों आ रही है, देखो जो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है ना, ओनली कुछ ही नंबर ऑफ ट्रायल के बेस के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली गई है। जबकि थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल के ऊपर बेस होती है। ठीक है, जब आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल करोगे ना, जब जाके जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ना थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगी। यहाँ पे तो बस 12 टाइम ट्रायल लिया गया है ना, इसलिए इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है ना, देखो रीजन में हमने यही लिखा है कि अगर देखो आपको यहाँ पे अभी समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम अभी। जैसे कि आप लूडो खेलते हो ना, तो लूडो अपने दोस्त के साथ जब खेलते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपकी गोटी कब बाहर है अंदर से, है ना, कब पास हो जाए, है ना, कब मैं उसकी अपने दोस्त की गोटी कट करूँ। तो ये सब करने के लिए क्या चाहिए, आपको कुछ नंबर चाहिए होते हैं। तो उस नंबर के आने की चांस कितनी होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि आपको एक ही चांस मिलता है, एक ही नंबर ऑफ ट्रायल मिलता है। ठीक है, आपको एक ही बार में वो नंबर चाहिए ताकि आप अपने दोस्त की गोटी कट कर सको, या अपनी जो गोटी है ना पास करवा सको, या अपनी गोटी अंदर से बाहर निकाल सको, है ना। तो आपके पास एक ही नंबर ऑफ चांस होते हैं, फिर जो एक नंबर ऑफ चांस है आपका दोस्त के चांस आ जाती है ना। अगर आपके पास जो नंबर ऑफ चांस है इंक्रीज हो जाए, अगर मैं एक चांस की जगह आपको 5 चांस दे दूं, तो आपके जो उस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। ऐसे में आपको 100 चांस दे दूं, 100 चांस दे दूं, तो आपके उस नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जितने नंबर ऑफ चांस हमारे पास बढ़ते हैं
उतनी जो आने की जो चांस है ना, जिस नंबर के आने की चांस हमें मतलब जो नंबर हमें चाहिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी ना उतनी बढ़ जाती है ना। तो वही कह रहा हूँ, जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है ना वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकाली कितने पे निकाली, 12 ट्रायल पे निकाली। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को जितने टाइम मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम ज्यादा मैं ट्रायल लेके ये जो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना 3 के आने की, तो वो उतना धीरे धीरे क्लोज जाएगा किसके, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल, वैल्यू के इक्वल। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ गया ना आपको, इनके वैल्यू क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल है ना एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जबकि जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है ना वो क्या दिखाता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल के बेसिस पे वो प्रोबेबिलिटी शो करता है, वैल्यू शो करता है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल अगर आप करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस नंबर के आने की। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ यू रोल द डाई 60, 600 और 6000 टाइम्स। जब आप एक डाई को 60 या 600 या 6000 टाइम रोल करो तो क्या होगा, अभी मैंने बताया जितने नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ेंगे उतनी जो वैल्यू है ना क्लोज जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है, एज द नंबर ऑफ द ट्रायल इंक्रीज, जितने नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीज होंगे जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है ना उतना ही क्लोज जाएगी किसके, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1/6 है ना, तो जो ये जो 0.25 जो वैल्यू है वो है ना, जितने नंबर ऑफ ट्रायल, यहाँ पे 12 ट्रायल लेते, अगर हम 60 ट्रायल लेते तो वो थोड़ा और क्लोज जाते 0.16 के। ठीक है, 60 की जगह अगर हम 600 टाइम्स लेते तो वो थोड़ा और क्लोज जाता है ना, 0.25 का 0.20 हो जाता है ना। मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ, ठीक है, होगा तो 0.20 ही नहीं होगा, ठीक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे क्लोज हो जाएगा। अगर मैं 6000 टाइम्स कर दूंगा तो 0.18 हो जाए, है ना, या 0.188 हो जाए, है ना, मतलब इसके धीरे धीरे क्लोज ही जाएगा, दूर तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ते हैं ना, हमारी जो प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, और क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है ना वो क्या दिखाता है, वो प्रोबेबिलिटी दिखाता है जब हम इन्फानाइट नंबर ऑफ ट्रायल में जब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना वो दिखाता है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, कि जब आप किसी भी अगर आपको किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो नंबर कितने टाइम्स आएगा, तो आप अगर उसको इन्फानाइट नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल लेके उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, ठीक है, इन्फानाइट नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल लेके प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की जितने नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाओगे वो उतना क्लोज किसके जाएगा, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के क्लोज जाएगा। ठीक है ना, रीजन में एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में किस क्या बेस थी, स्मॉल नंबर ऑफ ट्रायल पे बेस थी। ठीक है ना, और जिसके आने की, और यहाँ पे ना हमारा जो चांस है, रैंडम चांस एक बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ चांस हमारे पास आएंगे उतना हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या शो करती है, किसके होने के शो करती है, कि जब इन्फानाइट नंबर ऑफ ट्रायल करोगे ना तब हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आएगी उस नंबर के होने की, जैसे कि 3 के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी वो दिखाएगा जब हम इन्फानाइट नंबर ऑफ ट्रायल करेंगे तो। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सारे पार्ट। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अपने इस चैप्टर के अगले एक्सरसाइज की वीडियो में, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रखा है। आप वहां से हमें डायरेक्ट लिंक पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम ऐप खोल के आप आंसू हैक मैथ चैनल सर्च कर सकते हो और वहां से जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे मैं ना इन सभी के नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ जो भी हमने अभी क्लास में पढ़ा है। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले एक्सरसाइज की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।